साल था 1599 जब इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर अपने नाटक हेमलेट के बारे में सोच रहे थे। उसी वक्त लंदन के एक साधारण से हॉल में कुछ लोग इकट्ठा हुए। ये थे व्यापारी, कुछ रिटायर्ड सैनिक और कुछ समुद्री लुटेरे। उनका मकसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक कंपनी शुरू करने की इजाजत मांगना। किसी को अंदाजा भी नहीं था ये छोटी सी शुरुआत आगे चलकर दुनिया के इतिहास को पलट देगी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो एक मामूली व्यापारिक समूह से भारत की शासक कैसे बन गई। भाग 1, ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म। ये ऐतिहासिक बैठक 24 सितंबर 1599 को लंदन के फाउंडर्स हॉल में हुई थी। इस पहल के पीछे मुख्य व्यक्ति थे सर थॉमस स्मिथ, जो पहले से ही लेवांट कंपनी के साथ मसाला व्यापार से बड़ा मुनाफा कमा चुके थे। इस समूह में लंदन के अमीर व्यापारी, यहाँ तक कि कुछ नाविक और साहसी लोग भी थे, जिन्हें अब प्राइवेटियर्स यानी समुद्री लुटेरे कहा जाता था। पर अचानक से इतनी बड़ी कंपनी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में इन्होंने देखा कि उनके छोटे से पड़ोसी डचों ने तो कमाल ही कर दिया। डच वैन वेरे अपने जहाजों को इंडोनेशिया से मसालों के एक विशाल कार्गो के साथ लौटे थे, जिसने 400% का अभूतपूर्व लाभ कमाया था। इस सफलता ने अंग्रेज व्यापारियों को भी सीधे ईस्ट इंडीज से व्यापार करने के लिए प्रेरित किया। और फिर 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंटेज ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में शाही चार्टर मिल गया। इस चार्टर ने उन्हें 15 साल के लिए केप ऑफ गुड होप और स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के बीच के व्यापार का ब्रिटिश एकाधिकार दे दिया। इसे शुरू करने के लिए 30,000 पाउंड जुटाए गए थे, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। भाग 2, भारत में प्रारंभिक संघर्ष। कंपनी का पहला बेड़ा, जिसका प्रमुख जहाज जिसका नाम समुद्री डकैती वाला लगता था, इसलिए स्कार्स ऑफ मैलिस से बदलकर रेड ड्रैगन कर दिया गया था। ये बेड़ा सर जेम्स लैंकेस्टर के नेतृत्व में फरवरी 1601 में रवाना हुआ। पिछली यात्राओं के अनुभव से सीखकर लैंकेस्टर ने नाविकों को स्कर्वी से बचाने के लिए नींबू का रस साथ रखा था। लगभग 2 साल बाद ये बेड़ा 300% के शानदार लाभ के साथ लौटा। कंपनी की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि डच उनसे कहीं आगे थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी ने अंग्रेज कंपनी से 10 गुना अधिक पूंजी जुटाई थी। इसलिए अंग्रेजों ने रणनीति बदली और मसाला द्वीपों यानी स्पाइस आइलैंड्स को डचों के लिए छोड़कर भारत में कपास वस्त्र यानी कॉटन टेक्सटाइल और नील यानी इंडिगो के व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। और इस तरह अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के तट पर मुगल साम्राज्य की जमीन पर कदम रखने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले कमांडर बने। उस समय भारत दुनिया की 1/4 वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का उत्पादन करने वाला विश्व का औद्योगिक पावर हाउस था। मुगल सम्राट जहांगीर लगभग 100 पाउंड मिलियन की आय के साथ दुनिया के सबसे अमीर सम्राट थे। कैप्टन हॉकिंस को जल्द ही समझ आ गया कि यहाँ यूरोपीय लोगों के लिए सैन्य जीत का सवाल ही नहीं था, क्योंकि मुगलों के पास 4 मिलियन पुरुषों की स्ट्राइगरिंग सेना थी। उन्हें व्यापार के लिए साझेदारी और अनुमति चाहिए थी। इसके बाद 1615 में किंग जेम्स ने सर थॉमस रो को शाही दूत बनाकर भेजा। रो को जहांगीर से कई मुश्किल मुलाकातें करनी पड़ी। जहांगीर को व्यापार की बातों से ज्यादा कला, दुर्लभ वस्तुएं और घोड़े में रुचि थी। रो ने बड़ी मुश्किल से सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति प्राप्त की, लेकिन रो का मिशन मुगलों की नजरों में उतना खास नहीं था। जहांगीर ने अपनी डायरी में रो का जिक्र तक नहीं किया। खंड 3, भारत में मजबूती और मुगल साम्राज्य का पतन। सर थॉमस रो ने कंपनी को एक अहम सलाह दी। जंग और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने व्यापार के लिए समुद्र और शांत व्यापार पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, और शुरू में कंपनी ने यही किया। धीरे धीरे कंपनी ने अपने व्यापार को मद्रास और बॉम्बे जैसे नए केंद्रों में फैलाया। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास पट्टनम क्षेत्र के लिए भूमि अनुदान प्राप्त किया, जिसके आधार पर 1640 से 1644 के बीच में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण आरंभ हुआ। और 1661 में चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली इन्फेंटा कैथरीन की शादी के दहेज के रूप में बॉम्बे का द्वीप मिल गया। हालांकि इस दौरान मुगल साम्राज्य में उथल पुथल शुरू हो गई थी। औरंगजेब के कड़े और इनटॉलरेंट शासन के कारण दरारें पड़ने लगी। मराठा सरदार शिवाजी भोंसले के नेतृत्व में
मराठों ने मुगलों के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता भंग होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों में से एक सर जोशिया चाइल्ड ने मुगलों को सबक सिखाने की एक भयंकर गलती की। 1686 में उसने बंगाल पर हमला करने के लिए एक बेड़ा भेजा, लेकिन मुगलों की युद्ध मशीन ने अंग्रेजी सैनिकों को मक्खियों की तरह मार गिराया। अंग्रेजों को बंगाल से पूरी तरह से खदेड़ दिया गया और बॉम्बे को ब्लॉक कर दिया गया। कंपनी को माफी के लिए मुगलों से गुहार लगानी पड़ी, लेकिन मुगल साम्राज्य खुद भी टूट रहा। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उनकी सेना ने मुगल सेना को आसानी से हरा दिया। नादिर शाह ने दिल्ली में भयानक कत्लेआम किया और मुगलों के 200 साल के खजाने को लूट लिया। इसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा भी शामिल थे। इस घटना ने मुगल साम्राज्य के पतन की घोषणा कर दी। खंड 4 व्यापारिक समूह से शासक तक। नादिर शाह के हमले ने यूरोपीय कंपनियों को एक बात साफ कर दी थी, मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी है और भारत में अब अराजकता का दौर है। अब तक फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर जनरल जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स अपनी सेना को यूरोपियन रणनीति में प्रशिक्षित कर रहा था। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर हमला कर दिया। इससे नाराज कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने फ्रांसीसियों को दंडित करने के लिए अपनी पूरी सेना भेज दी, लेकिन 24 अक्टूबर 1746 को अड्यार नदी के मुहाने पर हुई एक छोटी सी लड़ाई ने इतिहास को बदल दिया। केवल 700 फ्रांसीसी सिपाहियों ने आधुनिक फ्लिंटलॉक बंदूकों और तोपखाने की मदद से नवाब के 10,000 सैनिकों को भगा दिया। इस जीत ने साबित कर दिया कि यूरोपीय युद्ध कौशल भारतीय सेनाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फ्रांसीसियों की रणनीति अपनाई और भारतीय शासकों को अपनी सैन्य सेवाएं बेचनी शुरू कर दिया। ये कंपनियां अब केवल कपड़ा निर्यातक नहीं थी, बल्कि किराए की सेना बन गई थी। और फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। एक व्यापारिक समूह जिसने भारत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए भीख मांगी थी, अब एक साम्राज्य का निर्माण शुरू कर रहा था। निष्कर्ष, ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी लालच, कूटनीति और सैन्य शक्ति की कहानी है। ये हमें दिखाती है कि कैसे व्यापारिक हित एक पतनशील साम्राज्य में अपनी जगह बना सकते हैं। जो कंपनी 1599 में शुरू हुई थी, वे अंततः 1858 तक भारत की लगभग आधी दुनिया पर राज करने वाली सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेशन बन गई। एडमंड बर्क ने ठीक ही कहा था, ये एक व्यापारी के भेष में राज्य था। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय केवल मुगलों की कमजोरी का परिणाम था या उनकी खुद की रणनीति का? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियां के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।